Hello, students, friends, and viewers. Once again, I am in front of you with a further topic of the journey trade to territory. We were just discussing the new system of administration. ठीक है. Under the new system of administration, I will discuss you right now the new system of justice. Right? So, dear students, I think it is clear everything whatever just discussed in different videos, right? So dear students, as I explained you in the last video, there was the formation of the different district under different province, right? Each province or each presidency was just ruled by the governor, and the all three presidencies was the supreme commander was the governor general, right? So dear students, under the new system of justice, the major problem was that the Brahmin Pandits have different interpretation of local laws based on the different scholars of the धर्मशास्त्र. अगर देखा जाए तो भारत के जो डिफरेंट रूलिंग एरिया में उसकी रूलिंग थी, तो वहां पर सभी जगह पर हिंदू के जो भी ब्राह्मण थे उनका अलग अलग इंटरप्रिटेशन था, और वो अलग अलग धर्मशास्त्र के अनुसार से किस पनिशमेंट का क्या सजा होना चाहिए वो सारा अलग अलग करते थे. इस कंडीशन में जो जज थे वो कंफ्यूज्ड होते थे. ब्रिटिशर्स जज कंफ्यूज हो जाते थे कि किस नियम को कैसे कहाँ पर क्या किया जाए. ठीक है, क्योंकि अलग अलग ब्राह्मण अलग अलग धर्मशास्त्र के अनुसार अलग अलग इशूज को बतलाते थे. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया गया. अब देखा जाए, इससे पहले हम ये बता दें कि धर्मशास्त्र क्या होता है. तो धर्मशास्त्र संस्कृत टेक्स्ट प्रिस्क्राइबिंग सोशल रूल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर, मतलब रिलीजियस इपिक जो हमारे हैं. ठीक है, तो धर्मशास्त्र जो था वो संस्कृत में लिखे गए ऐसे मतलब पुस्तक होते थे, ऐसे बुक होते थे जिसमें कि सोसाइटी में बिहेवियर के अलग अलग कायदे और कानून का डिस्क्रिप्शन था उसमें. ठीक है, अब अ बुक इन विच द सोशल बिहेवियर एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट फॉर बेटर बिहेवियर वाज जस्ट एक्सप्लेन्ड इन संस्कृत लैंग्वेज, राइट. सो व्हाट हैपेंड, तो सारे ब्राह्मण्स के अलग अलग जो विचारधाराएं थी और अलग अलग नियम कानून जो आ रहा था उसको यूनिफॉर्म सिस्टम देने के लिए, एक कॉमन रूल बनाने के लिए क्या क्या किया गया. 11 पंडितों का, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग धर्मशास्त्र से संबंधित 11 ब्राह्मण पंडित का एक कमिटी बनाया गया. ठीक है, देखा जाए to bring uniformity in 1775, 11 pandits were asked to compile a digest of Hindu law. मतलब 11 पंडितों की कमिटी बनाई गई 1775 में. ठीक है, और कहा गया कि सारे हिंदू के नियम को मिला करके एक ऐसा कानून बनाया जाए जो सभी जगह मतलब इम्प्लीमेंटेबल हो, और एक यूनिफॉर्म रूल्स जिसके कारण यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया जाए. ठीक है, बाय 1778 द कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वाज आल्सो कंपाइल्ड एंड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ यूरोपियन जजेस. इसी प्रकार से मुस्लिम लॉ को उसके सरिया का, उनके कुरान से रिलेटेड जो अलग अलग तरह के मतलब मौलवीज का अलग अलग जो विचारधारा था, उन विचारधारा को एक यूनिफॉर्म लॉ में कन्वर्ट करने के लिए मुस्लिम लॉ के तहत भी कुछ मौलवियों का और मुस्लिम रिलीजन के जो एक्सपर्ट्स थे उनकी कमिटी बनाई गई और एक यूनिफॉर्म कानून बनाने के लिए कहा गया. ठीक है, तो यहाँ देखिए बाय 1775 में हिंदू के लिए और 78 में मुस्लिम के लिए कोड ऑफ मुस्लिम लॉ बन के लिए वर्क किया गया. और इस प्रकार से देखा जाए तो सारे मुस्लिम के लिए और सारे हिंदू के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बन के तैयार हो गया था, एक कानून बन के तैयार हो गया था, जो कि मुस्लिम जजेज
क्रिश्चियन जजेज को, ब्रिटिशर्स जजेज को, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जजेज थे उनको एक बेटर रूलिंग दे सके, उनके लिए ये थोड़ा सा एक सिस्टमाइज्ड सिस्टम हो जाता, राइट। अब देखते हैं, अब ये मतलब जो हिंदू धर्म के जो थे ब्राह्मण्स और मुसलमान के जो मौलवीज थे, उन लोगों ने अपने अपने हिंदी, संस्कृत, उर्दू आदि में इसको ट्रांसलेट किया और इन सारे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम मतलब किया गया, जिस कंपाइलिंग ऑफ दिस डाइजेस्ट, ये डाइजेस्ट को कंपाइल किया गया। और इस कंपाइल करने का काम किसने किया? एन.बी. हालहेड एक ऐसे ही ट्रांसलेटर्स थे जो हिंदी, उर्दू, फारसी आदि को और संस्कृत आदि को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम किया। तो जो ये कानून था मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ को ट्रांसलेट करके कंपाइल करने का काम किसने किया? एन.बी. हालहेड ने किया। किसने किया? एन.बी. हालहेड ने किया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 70 मतलब हिंदू और मुस्लिम के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ बन करके तैयार हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो 1773 में जो ये आए, क्या कहते हैं, वारेन हेस्टिंग्स, तो इन्होंने क्या क्या चेंजिंग किया? तो इन्होंने पहला किया कि न्यू सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश। इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजंस बनाया, ठीक है, कि एक इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए की तरफ से इंडियंस के लिए एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है। एंड कोर्ट, उसके बाद कोर्ट ऑफ अपील्स, दो कोर्ट का सिस्टम इन्होंने बनाया, एक सुप्रीम कोर्ट और दूसरा कोर्ट ऑफ अपील, जिसको कि द सदर निजामल अदालत के नाम से भी जानते हैं। तो जस्टिस में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, एक यूनिफॉर्मिटी देने के लिए 1773 में दो प्रोविजन किया गया। एक प्रोविजन था सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन किया गया और दूसरा क्या किया गया कि कोर्ट ऑफ अपील का अरेंजमेंट किया गया, जिसको कि द सदर निजामल अदालत के नाम से भी जानते हैं। अब इस तरह से आप देखा जाए तो ये सिस्टम ये तैयार हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे प्रिंसिपल फिगर जो होते थे वही मैंने प्रत्येक प्रोविनेंस को, प्रेसिडेंसीज को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया गया, पहले भी बताए। और उस डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे बड़ा ऑफिसर्स जो होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो कलेक्टर्स होता था, जिसके दो काम होते थे, ठीक है, जिसके क्या होते थे? दो काम होते थे। फर्स्ट, टू कलेक्ट रिवेन्यू एंड टैक्सेज। डिफरेंट पहले भी मतलब मुगल टाइम में होता था, उसी सिस्टम के तहत मुगल के तो सारे रूलर्स और उसके रिप्रेजेंटेटिव सारे खत्म हो गए, ब्रिटिशर्स ने अपना वहां पर प्लेस किया और उस प्लेस के तहत क्या किया गया? रिवेन्यू कलेक्ट करने का और टैक्स कलेक्ट करने का काम कलेक्टर का होता था। और दूसरा काम था कि पूरी डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रखने का काम। तो ये दोनों काम क्या वो खुद करता था? नहीं, ये काम करने के लिए मतलब जज होते थे, पुलिस ऑफिसर्स होते थे और दारोगाज होते थे। तो जज, पुलिस ऑफिसर्स और दारोगाज के हेल्प से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स रिवेन्यू और टैक्स कलेक्ट करने का काम, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने का काम डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा किया जाता था। मीन्स कलेक्टर वाज प्रिंसिपल पर्सन फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सुप्रीम authority of any district, right? The collectors became the new center of power and patronage that steadily replaced previous holders of authority. जो मुगल रूलिंग के टाइम में जो होल्डर्स होते थे प्रत्येक रीजन्स के, ठीक है, जनपद के या जो कह सकते हो आप, क्षेत्र के, गांव के, उनके जो मुगल का जो रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, अब उसको हटा दिया गया और उसके जगह पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर्स के नाम से प्लेस्ड कर दिया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो एक न्यू सिस्टम वहाँ ब्रिटिशर्स के टाइम में, खास करके वारेन हेस्टिंग्स जब 1773 में गवर्नर जनरल बना, तो एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्रोवाइड करने का वर्क किया, जिससे कि पूरे इंडियंस को क्या करे, एक यूनिफॉर्मिटी मिल पाए और ब्रिटिशर्स कन्वीनियंटली और स्मूथली यहाँ पर अपना रूलिंग को कर पाए, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे
अगला टॉपिक, और अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या आर्मी के लिए या मिलिट्री के लिए क्या सिस्टम ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिजाइन किया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, and I hopefully you will just completing your notes and homework, right? If you have any problem, just write down in comment box. Thank you once again. Nice day.